नमस्कार, मैं डॉक्टर उज्ज्वला पत्की गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और पत्की हॉस्पिटल कोल्हापुर में पिछले 30 सालों से सेवा में हूँ। आज मैं दर्शकों के लिए एनीमिया की जानकारी ले आई हूँ। तो चलिए देखते हैं एनीमिया क्या होता है। एनीमिया का मतलब है हमारे खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होना। हमारे खून में रेड ब्लड सेल्स मतलब रेड पेशियां होती है जिसमें हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन ये बहुत महत्वपूर्ण केमिकल है जो ब्लड में ऑक्सीजन कैरी करता है। हमारे कामकाज में, शरीर के हलचल में हमें ऑक्सीजन की बहुत जरूरी होती है। हर मांसपेशी को ऑक्सीजन लगती है, तो ये ऑक्सीजन कैरी करना हीमोग्लोबिन का काम है। अगर अपना हीमोग्लोबिन कम हो तो इसे हम एनीमिया कहते हैं। तो चलिए देखते हैं एनीमिया का हमारे देश में कितना परसेंटेज है, मतलब हमारी महिलाओं में एनीमिया कितने परसेंटेज में दिखाई देती है। तो एनीमिया हमें 20 to 40% इतने ज्यादा तक परसेंटेज में, इतने ज्यादा तक प्रतिशत महिलाओं में दिखाई देती है। अभी एनीमिया की ग्रेड्स क्या होती है? ग्रेड्स मतलब तीव्रता। तो एनीमिया कब बोलते हैं? जब हमारे हीमोग्लोबिन का सैंपल में जब 11 ग्राम से कम आता है तो हमें एनीमिया है, ऐसे डॉक्टर लोग बताते हैं। अगर आपकी हीमोग्लोबिन की मात्रा 10 to 11 के बीच में हो तो ये माइल्ड एनीमिया है। अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा 7 to 10 के दौरान हो तो ये मॉडरेट एनीमिया है, और अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा 7 से भी कम हो तो ये सीवियर एनीमिया है। ये ग्रेड्स क्यों करते हैं? जिसकी वजह से आपको ट्रीटमेंट देना सुलभ हो जाए और पेशेंट्स को भी इसकी तीव्रता मालूम हो जाए। तो चलिए मैं आगे आपके बताती हूँ एनीमिया की प्रकार और वजह क्या होती है। पहली सबसे कॉमन एनीमिया देखे जाते हैं वो है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ये हमारे देश में बहुत कॉमन है। बहुत सारी महिलाओं में आयरन की कमजोरी या कम मात्रा होती है और इसकी वजह से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। ये कॉमनली ट्रीट होता है। इसके ही साथ साथ फॉलिक एसिड और B12 की कमी से भी हमें एनीमिया हो जाता है, क्योंकि ये सब चीजों की हीमोग्लोबिन बनाने में सहायता होती है। अभी दूसरी बात है एनीमिया पेशेंट्स में क्यों कॉमन है। 20 to 40% मतलब 40% महिलाओं में एनीमिया है, 11 से कम एज भी है। तो इतना कॉमन ये क्यों है? तो प्रेगनेंसी में जब एक आधी महिला का ब्लड टेस्ट होता है तो वे बोलती है मुझे पहले से ही ये हीमोग्लोबिन कम है। इसकी वजह ऐसी होती है, कभी कभी हमारी पेशेंट को शुरू से ही मेंस्ट्रुअल लॉस मतलब मासिक MC का ब्लीडिंग ज्यादा होता है, और इसकी वजह से हर महीने ब्लीडिंग होते होते हमें एनीमिया आता है। और जो महिला अब प्रेग्नेंट हो जाए उसे यह एनीमिया शुरू से ही होता है। दूसरी कॉमन बात है हमारे यहाँ वर्म इन्फेक्शन भी बहुत कॉमन है। ज्यादा से ज्यादा हुकवर्म का इन्फेक्शन आपको हो तो आपको एनीमिया बहुत कॉमनली नजर आता है। तीसरी बात है किसी किसी को ब्लीडिंग पाइल्स होती है, मतलब स्टूल्स में ब्लड पास होता है, और ये भी एक बहुत दिनों से, बहुत सालों से चलता आता है, और इसकी वजह से हमें हमेशा के लिए थोड़ा ब्लड का, हीमोग्लोबिन का कमी महसूस होती है। अब आगे बताती हूँ कि थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया ये हेरिडिटरी एनीमिया के दो प्रकार हैं। मतलब ये हमें जेनेटिक स्वरूप में मिलते हैं। मुझे है, मेरे माँ पिता को है, मेरे बच्चों को है, मेरी फैमिली में है, ऐसे ये एनीमिया है। तो थैलेसीमिया अगर आपकी फैमिली में किसी को हो तो इसकी डॉक्टरों को खबर देना और इसके बारे में आपकी और आपके पति की जांच करना बहुत जरूरी है। लेकिन आज मैं ज्यादा से ज्यादा बात करूंगी आयरन डेफिशिएंसी मतलब न्यूट्रिशनल एनीमिया में, जो बहुत ही कॉमन है। तो अब हम सोचेंगे कि यह एनीमिया की इतनी दखल क्यों ली जाए, एनीमिया से क्या परिणाम होते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं हमारी होने वाली माँ पर
इसका क्या असर होता है। जो हमारा एनीमिया है, जो हमारा हीमोग्लोबिन कमी है, वो हमें काम करते वक्त कमजोरी देता है, हमें ताकत कम लगती है, जल्दी थकान आती है, फटिगेबिलिटी जिसे बोलते हैं वो आ जाती है। दूसरी बात, माँ का वजन कम बढ़ता है, माँ को काम करने में उत्साह नहीं लगता। और ऐसी महिला के बारे में, अगर प्रेगनेंसी में ऐसी एनीमिया की महिला है और उसे कुछ रीजंस की वजह से ब्लीडिंग हो गई, मतलब एबॉर्शन बोलो, प्रेगनेंसी में प्लासेंटा प्रीविया ये बोलो, प्रीमैच्योर या फुल टर्म डिलीवरी के दौरान या सिजेरियन के दौरान अगर ब्लीडिंग ज़्यादा होने लगी, तो ये जो शुरू से ही एनीमिया वाली औरत है वो ये ब्लीडिंग सहन नहीं कर सकती और उसका बीपी वगैरह सडनली फॉल हो सकता है। और हमारे पेट में जो शिशु बढ़ रहा है, एनीमिया के मदर में जो शिशु बढ़ रहा है, उसके ऊपर इसका क्या असर होता है। तो एनीमिया जो मदर में है तो शिशु को भी कमजोरी या ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकता है, उसका वजन आम बच्चों से कम हो सकता है, जिसे हम लो बर्थ वेट बेबी बोलते हैं, वो होना कॉमनली हो सकता है। दूसरी बात, हमारे शिशु में प्रीमैच्योरिटी की संभावना बढ़ती है। और एक बात, जन्म के टाइम जो आयरन स्टॉक होता है, जो माँ की तरफ से बच्चे को आता है, वो आयरन का स्टॉक हमारे शिशु में कम आता है, क्योंकि एनीमिक मदर में पहले से ही खुद को आयरन स्टॉक कम है, तो वो बच्चे तक क्या पहुंचाएगी। इसलिए बच्चे को जो पेट में बढ़ रहा है उसको भी जन्म से ही आयरन की कमजोरी या कम महसूस होती है। अब मैं बाद में बताऊंगी कि डिलीवरी के बाद एनीमिक मदर को क्या तकलीफ होती है। एनीमिया ये शुरू से लेके डिलीवरी के बाद तक हमें तकलीफ दे सकता है। तो डिलीवरी के बाद में पेशेंट को इन्फेक्शन होना, मतलब नॉर्मल डिलीवरी हो, स्टिचेस हो, एपिजियोटमी जिसे बोलते, सिजेरियन हो, पेट पे स्टिचेस हो, ब्रेस्ट एब्सेस हो, ये सब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो, ये सब इन्फेक्शंस की चांसेस हमारी पेशेंट जो एनीमिक है उसमें ज़्यादा हो जाते हैं। दूसरी बात, एनीमिया में प्रेगनेंसी में भी ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना ज़्यादा है, जिसे एनीमिया टॉक्सीमिया सिंड्रोम बोलते हैं। मतलब जो औरत एनीमिक है, जिसमें आयरन, फॉलिक एसिड, B12 की डेफिशिएंसी है, उसमें बीपी बढ़ने की संभावना आम औरत से ज़्यादा होती है। तो डिलीवरी के बाद में भी ये बीपी कुछ दिन तक ज़्यादा रह सकता है। ऐसी एनीमिक मदर को ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब माँ का दूध का स्रोत भी कम आ सकता है और सेप्सिस हो सकता है और वीनस थ्रोम्बोसिस की भी शक्यता ज़्यादा है। वीनस थ्रोम्बोसिस मतलब अपने पाँव में जो वेन्स है उसमें ब्लड क्लॉट्स बनते हैं और उसकी वजह से माँ को तकलीफ पहुंच सकती है। तो ये रहे एनीमिया के बारे में सब जानकारी और एनीमिया के माँ पर और शिशु पर होने वाले गैर परिणामों की जानकारी। अब हम जाते हैं कि एनीमिया रोकने के लिए हम क्या करें। पहले तो मुझे एनीमिया है ये पेशेंट को मालूम होने के लिए जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद अपनी हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी है इसका ध्यान रखना चाहिए। आपके डॉक्टरों की सलाह के अनुसार ब्लड चेक करना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, हमारा खाना पीना और ध्यान दे के न्यूट्रिशनल खाना खाने पे जोर देना चाहिए। प्रेगनेंसी के पहले कुछ महीनों में नौशिया, वॉमिटिंग, भूख नहीं लगना ये कॉमन होता है, लेकिन इसी दौरान हमें अपने न्यूट्रिशनल डाइट पे अच्छा न्यूट्रिशन लेने पे भी ध्यान देना चाहिए। अब मैं आपको जानकारी देती हूँ कि वेजिटेरियन लोगों को और नॉनवेज लोगों को लिए क्या क्या खाना चाहिए जिसमें आपको आयरन का स्टॉक अच्छा मिल सके। तो चलिए देखते हैं। समझो हमारी पेशेंट प्योर वेज है, तो वो क्या खाना सेवन करे जिससे आयरन की कमी उसे न महसूस हो। पहली बात रही आपके डाइट में, हमें अगर आपको अच्छा लगे तो टोफू या सोयाबीन का सेवन करें जिसमें आयरन अच्छा होता है। लेंटिल्स मतलब जिसे हम दाल बोलते हैं
वो हर प्रकार की दाल में आयरन होता है, उसका हमें सेवन करना ही चाहिए। बीन्स में ज्यादा से ज्यादा चिकपीस मतलब जिसे हम छोले या चना बोलते हैं, दूसरी रेड किडनी बीन्स जिसे हम राजमा बोलते हैं, और ब्लैक आइड पीस जिसे हम चौड़ी बोलते हैं, इसमें आयरन का स्टॉक अच्छा होता है। सीड्स में पंपकिन, सीजम मतलब तिल, और हेम्प एंड फ्लैक्स सीड्स में आयरन अच्छा स्रोत है। नट्स में कैश्यू नट्स और आलमंड्स में आयरन अच्छा है। वेजीज में ग्रीन लीफी वेजिटेबल, हरी पत्ते वाली सब्जी जो आम लेडीज को अच्छी नहीं लगती है, लेकिन उसका सेवन आयरन मिलने के लिए करना जरूरी है। और कैबेज और ब्रोकोली में भी आयरन का स्रोत अच्छा है। तीसरी बात रही टोमेटो और पोटैटो, आलू और टोमेटो अगर हम स्किन के साथ खाएं मतलब छीलके के साथ खाएं, तो सब्जी बनाएं या सॉस बनाएं तो उसमें भी आपको आयरन अच्छा मिल जाएगा। होल ग्रेन्स में भी आयरन है। और गुड़ और मराठी में जिसे काकवी बोलते हैं उसमें भी आयरन है। अगर हम खाना पकाते समय हमारा खाना आयरन पॉट में बनाएं तो उसमें भी अपने आप आयरन उतर जाता है। नॉनवेज में हमें आयरन का स्रोत एग योक एंड पोल्ट्री में है, फिश में है, रेड मीट एंड चिकन में भी आयरन होता है। अब बात हो गई हमारा आयरन का एब्सॉर्प्शन, मतलब हमने खा तो लिया लेकिन शरीर में वो अंदर कैसे जाए, एब्सॉर्ब कैसे हो जाए। तो ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिए, आयरन खाते समय आयरन की गोली हो या खाना हो, आप विटामिन सी का सेवन करना जरूरी है, जिससे आयरन का एब्सॉर्प्शन ज्यादा होता है। तो विटामिन सी हमें सब साइट्रस फ्रूट्स में मिलता है या हमारे गोलियों में भी होता है। दूसरी बात, आयरन वेसल में पका सकते हो जिसमें भी आयरन की मात्रा हमें अधिकतम मिलेगी। अब तीसरी बात है आयरन की ट्रीटमेंट, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की ट्रीटमेंट डॉक्टर लोग कैसे देते हैं। तो शुरू से ही हमारी प्रेगनेंसी में हमें आयरन और फॉलिक एसिड की गोलियां देते हैं, जिसका सेवन करना बहुत महत्व का है। बहुत बार मैं सुनती हूँ पेशेंट्स लोगों की तरफ से गोलियां खाना ध्यान नहीं देते हैं, तो ये गलत है। ये आयरन और फॉलिक एसिड की गोलियां, मल्टीविटामिन की गोलियां हमें सही मात्रा में डॉक्टरों के सलाह के अनुसार लेनी है। मैंने जो चीजें बोली वो डाइट में अपने इंक्लूड करनी है। और अगर आपको बहुत ही कम आयरन हो, मतलब सीवियर एनीमिया हो, तो आपको डॉक्टर आयरन इंजेक्शन भी दे सकते हैं। किसी किसी औरतों को ओरल आयरन मतलब गोलियों के स्वरूप में मिला हुआ आयरन डाइजेस्ट नहीं होता, बहुत लूज मोशंस हो जाते हैं, खाना पचन नहीं होता और वो गोली उन्हें टॉलरेट नहीं होती। ऐसी औरत के लिए डॉक्टर लोग इंजेक्टेबल आयरन्स देते हैं। तो इंजेक्शन दो स्वरूप के होते हैं, एक तो कमर पर दिया हुआ इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, और आजकल नया आया है इंट्रावीनस इंजेक्शन, जो हमें सलाइन में डाल के दिया जाता है। तो आज मैंने आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के बारे में, वो क्यों होता है, आयरन की हमें जरूरी क्या है, हमारी माँ शिशु पर उसका परिणाम क्या है, और खाने में आयरन हमें कैसे मिलेगा, और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, ये सब जानकारी विस्तृत रूप में दी है। मैं उम्मीद रखती हूँ कि हमारे दर्शकों को ये जानकारी फायदेमंद रहेगी। पत्की हॉस्पिटल की तरफ से आप सब दर्शकों को धन्यवाद और नमस्कार।